डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के मॉडल पेपर 3 का सेक्शन बी का प्रश्न संख्या 36 से 40 तक का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 36 से। प्रश्न ये है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो बताएं कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं। आपको एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है और आपको चेक करके बताना है कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? बहुत ही आसान है चेक करना। देखिए चेक कैसे किया जाता है। जो बड़ी वाली भुजा है, देखिए AC 25 सबसे बड़ी भुजा है, अब बाकी ये दोनों छोटी भुजा है 7 और 24। तो बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह जो है त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाता है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उस प्रमेय का विलोम ये कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग यहाँ उसी प्रमेय का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी भुजा है AC, उसका वर्ग निकाल लेंगे हम लोग। तो AC बराबर आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर होता है 625। ये आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर बात करें तो। अब उसी तरह से इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग भी आपको निकालना है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी निकालना है। तो AB का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। BC कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। जोड़ लेते हैं, 9 6 15 का 5 बच गया 1, 7 4 11 11 1 12 के 2 बच गया 1 5 1 6। तो देख रहे हैं हम लोग AC का जो वर्ग आया था हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही इन दोनों भुजाओं के वर्गों के भी योग के बराबर हो गया। इसका मतलब लिखेंगे हम लोग कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी RHS बराबर है तो LHS भी बराबर। और ऐसा दिखा दिए कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह एक समकोण त्रिभुज है। हो गया हमारा आंसर, यही लिख देना। तो प्रश्न 37 ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कैसे निकालेंगे हम लोग उस बिंदु को? जब भी आपको बिंदु निकालना दिया रहे और अनुपात दिया रहे, आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निकालना होता है। इसके लिए हम लोग एक फिगर भी बना लेते हैं तो सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि ये जो दो बिंदु है -1,7 और 4,-3, इस दोनों बिंदु से एक रेखाखंड बनेगा। नाम दे देते हैं -1,7 को A, और दूसरा वाला बिंदु को नाम दे देते हैं B, जो कि है 4,-3। इससे एक रेखाखंड बन गया AB। इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक निकालना है आपको। यानी 2 भाग इधर 3 भाग इधर, यहाँ पर होगा, अंदाजा कर लेते हैं। और वो बिंदु मान लेते हैं PX, Y है, जो इस रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है। और अनुपात जब दिया रहता है ना, पहले वाले को M1 मान लेते हैं हम लोग और दूसरे वाले को M2 मान लिया जाता है। ये बिंदु जो है इसको पहले निर्देशांक को X1, दूसरे को Y1, इसमें पहले वाले को X2, दूसरे वाले को Y2, इस तरह से मान के हम लोग
x और y निर्देशांक निकाल सूत्र से निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कि बिंदु P x, y रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह से हम लोग मान लिए कि बिंदु P है जो AB को 2:3 में विभाजित करता है। अब हम लोग लिख लेंगे M1, M2, X1, Y2 सारा चीज। तो X1 कितना हो गया? X1 हो गया -1। Y1 कितना हो गया? Y1 हो गया आपका 7। उसी तरह से X2 हो गया 4 और Y2 हो गया -3। अब M1, M2 कितना है वो भी लिख लीजिए। तो M1 हो गया आपका 2 और M2 हो गया 3। ये अनुपात दिया रहेगा, इसको M1, M2 मान लेंगे। अब x निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए x निर्देशांक का होता है M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको रखना है M1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4 प्लस M2 का मान 3 और x1 का मान -1 रख दिए और नीचे M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूना 8 प्लस माइनस -3 और 3 2 5। 8 में से 3 घट जाएगा तो 5/5, 5 5 कट गया यानी आपका आ गया 1, यानी x निर्देशांक का मान 1 आ गया। उसी तरह से y निर्देशांक अब निकाल लेंगे। तो y निर्देशांक का फार्मूला इसी तरह होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। अब M1 का मान कितना है यहाँ से देखेंगे 2 है, y2 का मान कितना है -3 जोड़ M2 का मान 3 और y1 का मान 7 और नीचे M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस -6 और इधर हो गया 3 7 21 और यहाँ 5। 21 में 6 घट जाएगा क्योंकि 1 प्लस में 1 माइनस में, तो हो जाएगा 15। 15/5, 5 से 3 बार में कट गया तो y निर्देशांक निकल गया 3। और हम जो बिंदु माने थे Pxy यानी x का मान 1 और y का मान 3, तो 1 3 यही बिंदु हो गया। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे ये निकालने के बाद कि अतः अभिष्ट बिंदु P 1,3 है। यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्न 38 देखते हैं हम लोग। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपसे बोला जा रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या बताना है आपको कितनी होगी, यानी r का मान कितना होगा। तो देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे हम लोग मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। लिख लेते हैं एक बार कि वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको r का मान निकाल देना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे पाई कट गया दोनों तरफ से, एक r के स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ बचा r और यहाँ बचा 2। इसका मतलब r का मान क्या आ गया 2 हो गया। यही हो गया आपका वृत्त की त्रिज्या जो आपसे पूछा है, यही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 39। एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है तो n ज्ञात कीजिए।
ये एपी का सवाल है, यानी कि समांतर श्रेणी का, ठीक है। और समांतर श्रेणी में आपको ए दिया है यानी पहला पद दिया है, डी का मतलब सारवंतर दे दिया है, और एन का मतलब एनवा पद दे दिया है, तब आपको एन निकालना है। तो एनवा पद का फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग एन निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 एंड ए एन इक्वल टू 50। यहाँ पे इतना दिया हुआ, तो हम लोगों को ए एन का मान दिया हुआ है 50। ए एन का फॉर्मूला आप लोग को याद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी का मान हो गया 50। a का मान हम लोग रख देंगे 5, n का मान निकालना है, और d का मान भी रख देंगे 3 गुना 3 बराबर 50। अब ये 5 इधर प्लस में है, उधर घटा देंगे तो माइनस में चला जाएगा। इधर बच गया n माइनस 1 इंटू 3 और बराबर 50 माइनस 5। आगे देखिए क्या हुआ बचा, तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5 45। यहाँ से n माइनस 1 बराबर 45, 3 गुना में इधर भाग में, तो 3 से 15 बार में कट जाएगा 45। तो n माइनस 1 बराबर 15 आया, तो n बराबर 15, इधर माइनस में 1 है, इधर जोड़ देंगे प्लस में आ जाएगा, यानी कि 16। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रश्न 40 देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न प्रायिकता से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और दूसरा सवाल है कि दोनों का जन्म एक ही हो। साथ में आपको ब्रैकेट में दिया है कि लीप का वर्ष छोड़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देखिए सविता और हमीदा दो मित्र हैं। पहले आपको प्रायिकता निकालना है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न होने की क्या प्रायिकता। भिन्न होने का मतलब क्या, कि अगर 3 साल में हमारा कितना दिन, 365 दिन, क्योंकि लीप का वर्ष बोला है छोड़ देना है। लीप का वर्ष वैसा वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। और कैसे पता करते हैं कि कौन सा लीप का वर्ष है, तो जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाता है उसे लीप का वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो उतना हमें यहाँ पर देखना है। बस लीप का वर्ष छोड़ने का मतलब आपको ये बोल दिया, समझिए कि आपको जो साल लेना है वो 365 दिन वाला लेना है, 366 दिन वाला नहीं लेना है, ठीक। अब क्लियर हो गया। अब 365 दिन में दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने का क्या संभावना है। देखिए किसी भी एक दिन अगर सविता का जन्म होता है, जैसे कि मान लेते हैं 1 जनवरी को ही सविता का जन्म होता है, तो अब 1 जनवरी को छोड़ करके बाकी जो 364 दिन है साल का, उसमें से किसी भी दिन हमीदा का जन्म अगर हो जाता है तो दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो गया, और एकदम एग्जैक्ट उसी दिन हो गया तो एक ही दिन हो गया। जैसे 1 जनवरी को अगर सविता का जन्म हुआ और 1 को ही हमीदा का भी हो गया तो एक जैसा हो गया, एक ही दिन हो गया। जैसे और भी कोई डेट, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे 2 फरवरी को अगर मान लीजिए सविता का हुआ और 2 को ही हमीदा का भी हो गया तो दोनों का जन्मदिन एक ही हो गया। ऐसा बहुत सारा कंडीशन होगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है हमें निकालना है कि कितनी संभावना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले कुल परिणाम की संख्या क्या है यहाँ पर, चूंकि साल में कितना दिन, 365 दिन, तो यही हो गया आपका कुल परिणामों की संख्या। तो लिख लेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कि कुल परिणामों की संख्या बराबर 365, ठीक है। अब आपको निकालना है पहला वाला का प्रायिकता कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि माना कि सविता का जन्म 365 दिन में किसी भी एक दिन हो सकता है। ये तो संभव है कि 365 दिन में से किसी भी एक दिन सविता जन्म ले सकती है, ठीक है। तो दोनों के जन्मदिन भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या,
दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 365 माइनस 1 बराबर 364। ये हो गया दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। कैसे? क्योंकि 365 दिन में से सविता का किसी एक दिन जन्मदिन हो गया मान लीजिए, तो अब बचा कितना दिन हमारे पास? बाकी 364 दिन बचा। इस 364 दिन में अगर हमीदा का जन्म होता है किसी भी दिन, तो दोनों का जन्मदिन क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो अब हमें प्रायिकता लिख लेना है कि अतः दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हो गया आपका 364 और कुल परिणाम 365। ये आपका पहला नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर का आंसर बहुत ही आसान है निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। एक ही होने का मतलब क्या कि जो भिन्न भिन्न का आप निकाले हैं उसका ही उल्टा बात पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि भिन्न भिन्न हो, और जब जस्ट उसका ही उल्टा बात बोल रहा है कि दोनों का जन्म एक ही हो। तो जब भी किसी भी घटना का प्रायिकता आप निकालते हैं तो उसके नहीं होने का प्रायिकता तो निकालने के लिए क्या नियम है कि एक में उस घटना के होने की प्रायिकता को घटा दिया जाता है। तो आप निकाल लिए हैं पहले कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता इतनी है, तो जन्मदिन भिन्न भिन्न नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? नहीं होने की प्रायिकता का मतलब कि एक ही दिन होने की प्रायिकता, और उसको निकालने का फॉर्मूला है एक में उतना घटा देना। तो लिख देंगे हम लोग कि दोनों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 364 बटे 365। ये फॉर्मूला होता है। अब 365 एलसीएम ले लेंगे तो इधर हो जाएगा 365 और माइनस 364, यानी 1 बटे, इधर घट गया 365 और 364, तो 1 बटे 365। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग को ज़रूर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।